हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैनक्रियाज का एनाटॉमी और कॉन्जेनाइटल जो अबनॉर्मलिटीज़ होती है, एनोमलीज होती है छोटे बच्चे के अंदर, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियाज। इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, एक हिस्टोलॉजी। एक होता है ग्रॉस एनाटॉमी, एक होती है हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी में अगर हम बात करें, जनरली पैनक्रियाज के अंदर इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 15 से 15 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वेट की बात करें तो 16 टू 100 ग्राम इसका वेट होता है। लोकेशन रिट्रोपेरिटोनियम, या हम वर्टिब्रल से अगर देखें तो सेकंड लंबर वर्टिब्रल के लेवल पर ये सिचुएटेड होती है। एक्सटेंड इन ऑब्लिक्यू ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर होती है ये। पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज के पार्टों की हम बात करें तो इसके अंदर हेड, नेक, बॉडी और टेल। देखिए ये पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ये इसका नेक पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है, ये अननोन पार्ट है, यूनिसेटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये कैसी ग्लैंड होती है, तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी दोनों टाइप की होती है। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड जो अपना ये इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो उस हिसाब से होता है कि ये सिक्रेशन को कहाँ अपने को लीव करती है, सिक्रेशंस को अपने को कहाँ ये लीव करती है, समझ आया? तो उसी हिसाब से इसको क्या किया गया है, डिफरेंट किया गया है। एक्सोक्राइन जो डायरेक्ट जैसे पैनक्रियाज है, एक्सोक्राइन कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स ये डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर छोड़ती है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन भी कहा गया है। और कुछ को ये ब्लड के अंदर छोड़ती है, इसलिए इसको एंडोक्राइन कहा गया है, जैसे इंसुलिन। ब्लड सप्लाई स्प्लेनिक आर्टरी करती है, पैनक्रेटोडुडोनल आर्टरीज करती है ना। इसके अलावा अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसमें सुप्रावेना जो पैनक्रेटिक वेन है वो करती है, रिट्रो पैनक्रेटिक स्प्लेनिक वेन है ना। इसके अलावा इन्फ्रा पैनक्रेटिक है, तो ये सारी क्या करती है, वेनस ड्रेनेज यानी वापस ले जाने का काम करती है। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इसके अंदर नर्व सप्लाई करते हैं। एक डक्टस सिस्टम भी इसके अंदर होता है, जो अभी हम एबनॉर्मलिटीज़ जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज़रूरी है हमको जानना। देखिए यहाँ से ये डक्ट जाती है कंप्लीट रूप से, कुछ एक पार्ट आगे जाके इसका डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है ना। तो एक होता है मेजर पेपिला, और ये कहाँ जाके खुलती है, ये ड्यूडोनम पे एक जगह होती है, ये ड्यूडोनम है, यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, इसमें एक जगह है जिसको हम स्पेंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्पेंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं, जहाँ जाके ये खुलती है, ठीक है। यहीं आके लीवर की कॉमन बाइल डक्ट भी खुलती है। कौन खुलती है? लीवर की जो कॉमन बाइल डक्ट आती है, गॉल ब्लैडर से होते हुए और लीवर से होते हुए, लीवर से ये कॉमन बाइल डक्ट जो आती है, ये इधर पैनक्रेटिक की डक्ट, ये सब मिलके जहाँ खुलती है उस जगह को हम कहते हैं स्पेंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटोरनी डक्ट की, अगर हम बात करें तो, या इसको माइनर पेपुला, ये डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर खुलती है। कहाँ पे खुलती है? डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर खुलती है। और जो मेजर पेपुला है ये स्पेंक्टर ऑफ ओडी के अंदर खुलता है, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट भी खुलती है। हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज की हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पैनक्रियाज की हिस्टोलॉजी देखें तो यहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों इसके फंक्शन होते हैं। एक्सोक्राइन में पैनक्रेटिक एसिन और डक्टस सिस्टम है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया, है ना, एल्कलाइन फ्लूइड हो गया, ये सब एक्सोक्राइन के अंदर से क्या होता है, या एक्सोक्राइन का पार्ट है, यहाँ से सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन के अंदर जो होती है वो आइसोलेट लैंगरहेल्स सेल्स होती है, पैनक्रेटिक आइसोलेट होती हैं। इनके अंदर ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, हीमोस्टेट्स, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये फंक्शन करती हैं। सेल्स की हम बात करते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल जो होती हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा, ये अलग अलग
सिक्रेशंस करती हैं, जैसे बीटा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। कौन क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल्स है इंसुलिन। अगर हम बात करें अल्फ़ा सेल की तो ये ग्लूकागॉन कर रही है, क्या? ग्लूकागॉन। और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन क्या करती है? ये ग्लूकागॉन होती है, ये ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाती है। ये इंसुलिन होता है, ये घटाता है, और सोमैटोस्टैटिन बैलेंस बना के रखता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैनक्रियाटिक और पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में। क्योंकि हम कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज पढ़ने जा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा एनाटॉमी आना जरूरी है। कई प्रकार की कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है। सबसे मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसका नाम है पैनक्रियाज डेविशम, पैनक्रियाज डेविशम। इसके अलावा एजेनेसिस भी होता है ना, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट होती है इसके अंदर। और इसके अलावा एन्युलर पैनक्रियाज होता है, एक्टोपिक पैनक्रियाज होता है, कॉन्जेनाइटल सिस्ट होती है। सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं। एजेनेसिस की हम बात करते हैं। एजेनेसिस में क्या होता है कि पैनक्रियाज एब्सेंस है, पैनक्रियाज एब्सेंस है, यानी जो पैनक्रियाज मास है, पैनक्रियाज टिश्यूज है, टोटली एब्सेंट है ही नहीं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एजेनेसिस। कारण एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन माना गया है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? यहाँ देखिए आप, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। PDX1 जीन्स होता है जो लोकेटेड क्रोमोसोम्स के लोकस पे होता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ये जो जीन्स होता है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है पैनक्रियाटिक के लिए, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? पैनक्रियाटिक डुडोनल होम्योबॉक्स 1, ठीक है। ये जो पैनक्रियाटिक का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, तो ये सब एब्सेंट होते हैं, और इनकी वजह से क्या होगा? पैनक्रियाज बनेगी ही नहीं, टोटल एब्सेंट रहेंगे, सारे टिश्यू टोटल एब्सेंट रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एजेनेसिस। एसोसिएटेड डिजीज क्या हो सकती है इसके साथ में? पैनक्रियाटोवायलरी डक्ट एनोमलीज। जब पैनक्रियाज नहीं बनेगी तो उसकी क्या नहीं बनेगी? डक्ट भी नहीं बनेगी। तो डक्ट की एनोमलीज भी अब देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो किसकी तरफ लेके जाता है? एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की, यानी अगर थोड़ा बहुत मास वहाँ बना भी है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को? एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, डायबिटीज़ की ओर जाएगा, क्योंकि जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो वह क्या हो जाएगा? बच्चों को डायबिटिक होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। हाँ, लिपिड रिच स्टूल जाएगा, लिपिड रिच स्टूल जाएगा, लिपिड ज़्यादा जाएगा स्टूल के अंदर। लिपिड मतलब फैट ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइपेस जो फैट को पचाने वाला एंजाइम था वो पैनक्रियाज बना रही थी, पैनक्रियाज है ही नहीं, या पैनक्रियाज के कुछ ही टिश्यू प्रेजेंट है, तो लाइपेज नहीं बनेगा, फैट नहीं पटेगा, नहीं अगर डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा? उससे जो फैट है वो स्टूल के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और स्टूल के अंदर निकलने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या हम इसका टेस्ट कराएंगे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमको डायबिटीज़ जो हो रही है या हाइपरग्लाइसेमिया जो हो रहा है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस कैसे ट्रीट करना है? सबक्यूटेनियस इंसुलिन हम एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज डिविजन। पैनक्रियाज डिविजन ये क्या होता है? द डक्ट सिस्टम ऑफ द फीटल पैनक्रियाटिक प्रिमोर्डिया फेल टू फ्यूज। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो डक्टस सिस्टम होता है पैनक्रियाज का कौन सा सिस्टम होता है? जो डक्टस सिस्टम होता है पैनक्रियाज का, वो आपस में यानी कनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे यहाँ से ये डक्ट को आप देखिए, ये डक्ट यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन किसी कारणवश ये यहाँ पे क्या नहीं हो पाई? कनेक्ट नहीं हो पाई। ये देखिए क्या नहीं हो पाई? सेरोटोनिन जो डक्ट है ना, उससे ये कनेक्ट नहीं हो पाई। वेंट्रल डक्ट जो है या वेसिंग डक्ट इसको कहते हैं, ये कनेक्ट नहीं हो पाई। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैनक्रियाज डिविजन। मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट है ये, है ना। कैसा है? मोस्ट कॉमन, याद रखना है कि मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट इन पैनक्रियाज डिविजन।
द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट अननोन, यानी इसका कारण नहीं पता है, ठीक है ना। और बाकी अदर कॉजेज में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉजेज है वो इसका अननोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कि जो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो क्या आएंगे। एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नोजिया, वोमिटिंग होगा। इसके अलावा सिम्टम्स एब्सेंट विदाउट पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में सिम्टम एब्सेंट भी हो सकते हैं। एग्जामिनेशन और टेस्ट अगर हम डायग्नोस की बात करें तो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, लाइपेस, ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड के अंदर इसकी मात्रा क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट सर्जरी करके हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, यानी जो डक्ट आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, सर्जरी करके। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, जब हम पेनक्रियाज के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, डालेंगे, या हम उसको करेक्शन करेंगे, है ना, या फिर वहाँ पे जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन सारी कंडीशनों में कहीं ना कहीं पेनक्रियाज पर प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, और उससे उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। प्रोग्नोसिस इसका गुड होता है। नेक्स्ट है एनुलर पेनक्रियाज। एनुलर पेनक्रियाज क्या होता है, एनुलर पेनक्रियाज एक कंडीशन होती है, एक एबनॉर्मलिटी जो होती है कॉन्जेनाइटल। इसके अंदर क्या होता है, ए रिंग ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यूज दैट इज कम्प्लीटली एनसर्कल द ड्यूडेनम, यानी जो पेनक्रियाज एक रिंग टाइप में ड्यूडेनम को इस तरीके से क्या कर लेता है, चारों ओर से एक सर्किल बना लेता है, किसके, ड्यूडेनम के, कौन, पेनक्रियाज। ऐसी कंडीशन को हम एनुलर पेनक्रियाज कहते हैं। समझ में आया, यानी वैसे नॉर्मली होना कैसे चाहिए था, जैसे ये ड्यूडेनम जा रही है, यहाँ ऐसे पेनक्रियाज होना चाहिए था, ऐसे पेनक्रियाज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, इसने पूरी ड्यूडेनम को ऐसे कवर कर लिया है। तो कवर कर लिया है तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, एनुलर पेनक्रियाज। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम क्या होंगे एनुलर पेनक्रियाज के अंदर, सिम्टम्स इसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, स्पिट अप मोर देन नॉर्मल, डू नॉट ड्रिंक इनफ मिल्क, यानी ऐसा बच्चा कंप्लीटली रूप से क्या नहीं पी पाएगा, मिल्क नहीं पी पाएगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो ड्यूडेनम है उसको चारों ओर से कवर किया है, किसने, पेनक्रियाज ने, तो उसका स्पेस कम हो गया, इसलिए वो इनफ मिल्क नहीं पी पाएगा। और एडल्ट के अंदर फुलनेस, खाना खाने के बाद में फुलनेस महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको यहाँ से अगर हम बांध देंगे या हम इसको यहाँ से कवर कर देंगे, यहाँ से प्रेशर डालेंगे तो ऊपर जो खाना है ये फुलनेस महसूस होगा, क्योंकि आगे नीचे बहुत कम स्लो स्पीड में नीचे जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो पेनक्रियास के, जो एनुलर पेनक्रियास से रिलेटेड है, तो ऐसा बच्चा जो डाउन सिंड्रोम है जिसको, या ऐसा बच्चा जो एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रहा है, यानी पॉलीहाइड्रोएमोनियस रहा है माता को, और या फिर कंजेनाइटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कोई रही है, पेरिटोनाइटिस हुआ है, पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन रहा है, ऐसी कंडीशंस में ये एनुलर जो पेनक्रियाज है उससे संबंधित होती है। हम अगर टेस्ट की और एग्जामिनेशन की बात करें तो सेम है, अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे हम करवा सकते हैं, सर्जिकल बाईपास ऑफ द ब्लॉकेज पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यानी हम सर्जिकल बाईपास कर सकते हैं, यानी सर्जिकल रूप से जो इसके चारों ओर एनुलर सर्कल बनाई हुई थी पेनक्रियाज ने, उसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे, करेक्शन कर देंगे, ठीक है। और इसका जो प्रोग्नोसिस है, यानी इसका हम जब सर्जिकल करेक्शन कर देंगे तो ये जल्दी से सही भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ से जो डक्ट के द्वारा जो सिक्रेशंस आ रहे थे वो नहीं निकलेंगे तो क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट भी होती है। या पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, प्रोफोरेशन हो सकता है ना, टीयरिंग होल हो सकता है। टीयरिंग होल मीन्स ये जो ऊपर से जो डक्ट के द्वारा जो सिक्रेशंस आ रहे थे, जो बाइल, कॉमन बाइल डक्ट का सिक्रेशन आ रहा था, उसको निकलने के लिए कोई प्रेशर से कोई होल भी बन सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट एक कंडीशन होती है एक्टोपिक पेनक्रियाज। इसके अंदर क्या होता है
कि एक्टोपिक का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल कैविटी, यानी नॉर्मल कैविटी से ही आउटसाइड कोई जो उसकी नॉर्मल कैविटी होती है किसी भी ऑर्गन की या किसी भी कंसेप्शन की, है ना, वो नॉर्मल अपनी कैविटी से अदर साइड में जाके क्या हो जाता है, बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आल्सोनाज इसको पहले से हेट्रोटोपिक पैनक्रेटिक टिश्यूज भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो पैनक्रेटिक टिश्यूज होती है वो आउटसाइड एंड सेपरेट हो जाते हैं पैनक्रेटिक ग्लैंड से। जैसे यहाँ पर देखिए, ये स्टोमक के नीचे ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ये पैनक्रेटिक टिश्यू है। तो इसको एक्चुअली होना कहाँ चाहिए था, पैनक्रियाज में, लेकिन कहाँ चला गया है, स्टोमक के नीचे, यानी अपनी कैविटी से बाहर चला गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक पैनक्रियाज। कॉमन साइड होती है इसकी डुओडेनम, जूजिनम, इलियम, है ना, वैकल्स, डायवर्टिकुलम्स, इन सब पे ये हो सकता है। एक्टोपिक पैनक्रियाज के सिम्टम क्या है, एक्टोपिक पैनक्रियाज अगर किसी को हुआ है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करें तो जियो एंडोस्कोपी करके हम देखेंगे कि एक्चुअली अंदर जो पैनक्रेटिक टिश्यूज है वो आउटसाइड ऑफ कैविटी है या नहीं है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कार्सिनोमा इन कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा एक्टोपिक पैनक्रेटिक टिश्यूज़ के द्वारा जो कार्सिनोमा है यानी कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट्स, अगर सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं अब नॉर्मल तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो सर्जरी करके ऐसे टिश्यूज़ को हम अपने कैविटी के अंदर फिक्स करेंगे या उनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्जेनाइटल सिस्ट होता है। कॉन्जेनाइटल सिस्ट के अंदर क्या होता है, जो पैनक्रियाज टिश्यूज है इसके अंदर क्या होगा, जो पैनक्रियाज टिश्यूज है उनका एक सिस्ट के जैसा स्ट्रक्चर बना लेना, इसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी इसके अंदर सीरियस फ्लूइड हो गया या कोई एपिथेलियम लेयर हो गई, है ना, ये सब मिल के क्या करेंगे, एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऐसे इसमें देख सकते हैं हम, एक सिस्ट जैसा क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम कॉन्जेनाइटल सिस्ट बोलते हैं। पैनक्रियाज टिश्यूज, सिंपल सा हमको समझना है, पैनक्रियाज टिश्यूज मिलकर एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर अगर बना ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल सिस्ट का सिम्टम क्या आएगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होने लगेगी। एब्डोमिनल अगर सिस्ट है उसका साइज बढ़ेगा तो क्या होने लगेगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग होने लगेगी। मांस हमको दिखने लगेगा, पल्पेबल मांस, यानी ऊपर से हम देख सकते हैं कोई मांस जैसा कुछ पल्पलेट हो रहा है। वॉमिटिंग व्यक्ति को होने लगेगी, यानी उसको क्या होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी। तो इसको हम कैसे जांच करेंगे, हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे कि अंदर कोई सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर है या नहीं है, और लास्ट में हम सर्जरी करके उसको रिमूव करेंगे या करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेनली इसमें रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से हम पैनक्रियाज के अंदर होने वाली कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 5 कॉन्जेनाइटल डिजीज पढ़ी, एजेनेसिस पढ़ा था हमने, डेविशियम पढ़ा था हमने, एनुलर पैनक्रियाटिज, एक्टोपिक पैनक्रियाटिक और कॉन्जेनाइटल सिस्ट। मोस्ट कॉमन है पैनक्रियाटिक डिविशम्स, ठीक है, और हाईएस्ट मोर्टेलिटी किसकी है, एजेनेसिस की, क्योंकि है ही नहीं पैनक्रियाज तो मरना तो है ही। सभी ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट और ये सब है। इंसुलिन इन्फ्यूजन देके भी हम जो इंसुलिन को मेंटेन करेंगे, पैनक्रियाज सिक्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोमेनियस अगर केस है एनुलर पैनक्रियाज के अंदर, ये पॉलीहाइड्रोमेनियस की वजह से ऐसा हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कैंसर अगर देखा जाए तो पैनक्रियाज के कहाँ पे होता है, हेड पे होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।